सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रबंध के सिद्धांत, इसके अंतर्गत सिद्धांत का अर्थ मैंने आपको बताया था। सिद्धांत का अर्थ होता है कि किसी भी विषय के संदर्भ में पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर निश्चित किया गया तर्क और वितर्क के आधार पर समय, अनुभव और निरीक्षण की प्रणाली पर खरा उतरने वाला ही सिद्धांत कहलाता है। प्रबंध के सिद्धांत अनेक प्रबंधकों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, लेकिन समय, अनुभव और निरीक्षण के आधार पर सार्वभौमिक रूप से हेनरी पेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांतों को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले हेनरी पेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहला सिद्धांत आता है कार्य का विभाजन। हेनरी पेयोल का इस सिद्धांत का आशय है कि कार्य का विभाजन होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कर्मचारी की योग्यता एक सी नहीं होती है। उनका जो कार्य का विभाजन, वो कार्य जो बांटा जाए वो विशिष्टीकरण के आधार पर होना चाहिए। विशिष्टीकरण का मतलब होता है कर्मचारी की विशेषता, विशेष योग्यता के आधार पर विभाजन होना चाहिए, क्योंकि यदि कार्य का विभाजन उसकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा तो उसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। कार्य में उसका मन लगेगा, कार्य को मन लगा के करेगा तो कार्य भी कम समय में अधिक हो सकेगा। इसलिए हेनरी पेयोल ने कहा है कि कार्य का विभाजन कर्मचारी और प्रबंधक दोनों की योग्यता के आधार पर होना चाहिए, तभी वह अपना कार्य सही समय पर कर पाएगा। दूसरा सिद्धांत हमारा आता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। इस सिद्धांत का आशय है कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व में समानता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कर्मचारी को जो भी कार्य दिया जाता है करने के लिए, उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे अधिकार भी मिलना चाहिए। यदि अधिकार उसको नहीं मिलता है तो वो अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाएगा। ये जो उत्तरदायित्व उसको दिया गया है उसी के आधार पर अधिकार होने चाहिए, समान होने चाहिए। यदि उत्तरदायित्व तो उसका अधिक है और अधिकार उसको कम मिलेंगे तो वो अपना उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाएगा और उसके अंतर्गत हीन भावना भी आ सकती है, क्योंकि वो सोचेगा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ तो भी मेरा उत्तरदायित्व पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए उत्तरदायित्व के आधार पर अधिकार होना चाहिए। यदि अधिकार ज्यादा होगा, उत्तरदायित्व कम होंगे तो वह अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर पाएगा, और यदि अधिकार ज्यादा है और उत्तरदायित्व कम है तो उन अधिकारों का भी क्या होगा, उपयोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि कर्मचारी को जो भी कार्य दिया जाता है, जो भी उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, उसमें समानता होनी चाहिए। उसको पूरा करने के लिए उसे पर्याप्त अधिकार मिलने चाहिए। इसीलिए कहा है कि अधिकार और उत्तरदायित्व में समानता होनी चाहिए। ये उत्तरदायित्व से ना तो कम हो और ना ही अधिक हो। नेक्स्ट आता है हमारा, अगला आता है सिद्धांत अनुशासन। हेनरी पेयोल द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का आशय है कि संगठन में अनुशासित व्यवहार होना चाहिए, कि कर्मचारी का जो व्यवहार है संगठन में अनुशासित होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि संगठन में जो भी नियम बनाए जाए, जो भी कार्य दिया जाए, उसमें समानता होनी चाहिए। तब तो कर्मचारी का
व्यवहार संस्था के प्रति अनुशासित रहेगा, अन्यथा वो अनुशासित नहीं रहेगा। यदि कार्य पूरा नहीं होता है तो संस्था के अंतर्गत दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और ये दंड की व्यवस्था को ध्यान में रखते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि कर्मचारी के अंतर्गत अनुशासनहीनता का व्यवहार क्यों आ रहा है। अनुशासनहीनता का यदि व्यवहार कर्मचारी के अंतर्गत आ रहा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, तभी उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, अन्यथा नहीं आता है। अनुशासन संस्था के अंतर्गत बना रहे, इसके लिए दंड की व्यवस्था, निरीक्षण की व्यवस्था, न्याय होना चाहिए, ये सारे कार्य उसको होना चाहिए। निरीक्षण में भी समानता होनी चाहिए। यदि कर्मचारियों का निरीक्षण करते समय अधिकारी भेदभाव रखेंगे तो कर्मचारी का व्यवहार भी अनुशासित नहीं रहेगा। इसलिए कर्मचारी के व्यवहार को अनुशासित बनाने के लिए आवश्यक है कि संगठन के अंतर्गत अनुशासन के सिद्धांत को अपनाया जाए, तब तो कर्मचारी मन लगा के कार्य करेगा, अन्यथा उसका कार्य के अंतर्गत मन नहीं लगेगा। इसीलिए हेनरी फ्योल ने कहा है कि अनुशासन होना चाहिए। कर्मचारी के व्यवहार को अनुशासित करने के लिए ये सिद्धांत आवश्यक होता है। अगला हमारा सिद्धांत आता है आदेश की एकता। जैसे कि हमको इसके सिद्धांत के नाम से पता चल रहा है कि आदेश की एकता, इसका अर्थ होता है कि कर्मचारी को केवल एक ही उच्चाधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। यदि क्योंकि कर्मचारी को आदेश देने वाले अधिकारी तो अनेक हो सकते हैं और कर्मचारी का दायित्व है कि वो सभी अधिकारी जो हैं उनके आदेश का पालन करें। यदि एक ही कार्य के लिए अनेक अधिकारी उसको कार्य के लिए आदेश देंगे तो कर्मचारी भ्रमित हो जाएगा कि वो किस अधिकारी के आदेश का पालन करे। इसलिए ये जरूरी है, ये आवश्यक है कि आदेश की एकता होनी चाहिए। कर्मचारी को केवल एक ही उच्चाधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। इससे क्या होता है कि उसको जवाबदारी भी उसकी निश्चित रहती है। यदि कार्य पूरा नहीं होता है तो सभी अधिकारी उसके ऊपर हावी हो जाएंगे और कहेंगे कि आपने मेरे आदेश के अनुसार कार्य नहीं करा, वो दूसरा अधिकारी कहेगा मेरे आदेश के अनुसार कार्य नहीं करा, तो कर्मचारी क्या होगा, भ्रमित हो जाएगा और उसकी जवाबदारी भी किसी भी अधिकारी के प्रति निश्चित नहीं रहेगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि आदेश की एकता होनी चाहिए। यदि कार्य कभी पूरा नहीं भी होता है तो कर्मचारी की जो जवाबदारी है वो भी उसके प्रति, उसी अधिकारी के प्रति निश्चित रहेगी। इसलिए संस्था में कर्मचारी को केवल एक ही उच्चाधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए, तब तो संस्था के अंतर्गत कर्मचारी का मन लगेगा, अन्यथा वो भ्रमित हो जाएगा और भ्रमित हो जाएगा तो फिर उसका कार्य में मन नहीं लगेगा और कार्य की कार्य क्षमता भी घटेगी। इसलिए आवश्यक है कि संस्था के अंतर्गत आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। अगला हमारा सिद्धांत आता है निर्देशन की एकता। हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का आशय है कि संगठन की वह सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य एक ही है या जिनका उद्देश्य समान ही है, उनका एक ही अधिकारी होना चाहिए और एक ही उनकी योजना होनी चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है कि जो भी निर्देशन करेगा, जो भी मार्गदर्शन करता है, निर्देश करता है काम के लिए, उसको भी वो भी ये निश्चित हो जाएगा कि उसको किस कार्य के लिए निर्देश देना है। इसलिए समान प्रकार की जो भी क्रियाएं होती हैं उनका एक ही अधिकारी होना चाहिए, एक ही मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए। ऐसा होने से कर्मचारी, ये आदेश की एकता के सिद्धांत के अलग है। हम दोनों को देखेंगे कि समानता नजर आ रही है कि आदेश के अंतर्गत भी एक अधिकारी होना चाहिए और इसके अंतर्गत भी होना चाहिए, लेकिन इसमें कार्य का जो विभाजन है उसके आधार पर इसका अधिकारी होना चाहिए, जिससे कि वो
अपने कार्य का मार्गदर्शन अच्छे तरह से कर सके और कर्मचारी भी इसके द्वारा किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं हो। इसलिए निर्देशन की भी एकता होनी चाहिए। सभी प्रकार के कार्य जो हैं उनका विभाजन होना चाहिए और उसी के आधार पर उनका निर्देशन भी होना चाहिए। अगला जो हमारा सिद्धांत आता है, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का आशय है कि संगठन के हितों में और व्यक्तिगत हितों में हमेशा क्या होता रहा है कि संघर्ष होता है। व्यक्तिगत हित अलग होते हैं और संगठन के हित अलग होते हैं। संगठन हमेशा यही चाहता है कि वो कर्मचारी से ज्यादा कार्य ले, लेकिन इसी वजह से उनमें क्या है, संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन एक प्रबंधक का यह कर्तव्य है कि यदि कभी भी संगठन के अंतर्गत व्यक्तिगत हित और सामूहिक हित में यदि संघर्ष उत्पन्न होते हैं तो एक प्रबंधक को अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग देना चाहिए। सामूहिक हितों के लिए, सामूहिक का मतलब पूरे संगठन के हित के लिए यदि आवश्यक है तो उसको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। यदि वो अपने व्यक्तिगत हित को छोड़ देता है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ देता है, तो ऐसे प्रबंधक के प्रति अपनेपन की भावना भी बढ़ती है, कर्मचारी उनका आदर करते हैं, संस्था के प्रति अपनेपन की भावना होती है, अनुशासन भी बना रहता है। इसलिए ये जरूरी है कि एक प्रबंधक, एक अधिकारी यदि है तो उसको संगठन के हित के लिए अपने व्यक्तिगत हित को त्याग कर देना चाहिए। यदि वो करता है तो आदर बढ़ता है, अनुशासन बढ़ता है, कर्मचारी भी कार्य में मन लगा करके करता है। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत बहुत ही समय के आधार पर, अनुभव के आधार पर, निरीक्षण करने के पश्चात ये सिद्धांत उन्होंने बनाए हैं। इसलिए आज भी हम यदि हम देखेंगे तो समय के अनुसार ये सब सिद्धांत हैं वो पूरे कसौटी पर खरे उतरते हैं। आप इनमें से जो अपने 5 सिद्धांत पढ़ेंगे, इनमें से एक ही सिद्धांत को आप हटा के देख लो कि यदि अनुशासन नहीं है संस्था में, यदि अनुशासन नहीं है, सिद्धांत तो एक ही है, हमने और भी पढ़ा है कि ये नहीं करा हमने, तो आप देखिए संस्था की स्थिति कैसी होगी। आपस में संघर्ष होगा, कर्मचारी का मन मुटाव होगा और अधिकारी का भी कोई आदर नहीं करेगा। और यदि उसको देखते हैं कि हाँ दंड है, एक कर्मचारी जो उनका चहेता भी हो सकता है अधिकारी का, उसको तो दंड दे दिया और दूसरे को यदि उसको चहेतों को नहीं दिया दूसरे को दे दिया तो इससे भेदभाव होगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला जो हमारा सिद्धांत आता है कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी जो भी कार्य करता है, कार्य का निष्पादन करता है, उस निष्पादित कार्य के बदले में उसको प्रतिफल मिलता है। ये प्रतिफल मजदूरी के रूप में भी हो सकता है, वेतन के रूप में भी हो सकता है। ये उसका तर्कसंगत होना चाहिए और न्याय संगत होना चाहिए कि पारिश्रमिक जो भी उसको मिल रहा है क्योंकि इसी के लिए तो वो काम कर रहा है, और यदि इसी के अंतर्गत भेदभाव होगा तो फिर वो संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए जो भी उनका वेतन, ये 2 प्रकार से हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है और अव्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है। दोनों प्रकार से कर्मचारी को कार्य के लिए अभिप्रेरित करने के लिए वैक्तिक और अवैक्तिक दोनों ही प्रकार से उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं। जैसे कोई अच्छा कार्य करे तो उसको प्रमाण पत्र देकर के सबके सामने सम्मानित कर सकते हैं, तो भी वो कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। तो इस प्रकार से ये जो भी उनको पारिश्रमिक दिया जाता है ये पूरा तर्क संगत होना चाहिए और न्याय संगत होना चाहिए, तभी वह कर्मचारी संस्था के अंतर्गत मन लगा के कार्य करेगा। अन्यथा यदि इसमें भेदभाव होगा तो वो मन लगा के कार्य नहीं करेगा। आज हमने सिर्फ ये सारे सिद्धांतों का भी अध्ययन कर रहे हैं, आगे से हम बाकी जो और वजह है उन सिद्धांतों का आगे अध्ययन करेंगे।